हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 के बारे में। इसमें हम लोगों को जानना है कि त्रिभुज के आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, ये आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, पहले भी कई बार आप लोगों को इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जा चुके हैं। आपको 6.1 में 6.2 में कई सारी चीज़ें बताई गई थी कि आपको ये बताया गया था कि उनकी समरूपता कैसे डिसाइड की जाती है, राइट। हालांकि उसके ऊपर जो थ्योरम्स थी वो सिखाई गई थी, बट उसमें ये नहीं सिखाया गया था कि समरूपता की कसौटियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये सब चीज़ें हमने नहीं बताई थी। वो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पूरा सेशन मेरे साथ लगातार बने रहें। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुँच सके। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में ये बताया था कि समरूप और सर्वांग दो चीजें बताई थी। दो चीजों के बीच में डिफरेंस भी बताया था। पिछले सेशन में अगर आपने 6.2 को कवर किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको किस तरह से समझाया था। वहां पे मैंने दो चीजें भी बताई थी। अगर कोई दो रेखाएं, अगर एक रेखा त्रिभुज की किसी रेखा के या किसी भुजा के समांतर है तो वो अन्य दो रेखाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी। इसकी जस्ट उल्टा एक थ्योरम बताई थी। यदि कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं दो रेखाओं को या दो भुजाओं को किसी अनुपात में विभाजित करती है और वो अनुपात समानुपात होता है तो यह रेखा जो विभाजित कर रही है ये क्या है, तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। ऐसी चीजें मैंने कुछ आपको समझाई थी पिछले सेशन में। हालांकि आप लोगों ने अगर उन सेशन को किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं किया है तो मेरी आपसे पहली विनती तो यही रहेगी कि आप लोग पहले उन सेशंस को कर लें और फिर आज का सेशन समझें। राइट फ्रेंड्स, चलिए तो आज के सेशन में क्या नया है जरा उनके बारे में डिस्कस किया जाए। दोस्तों, आज आप लोगों को ना समरूप दिखाने के लिए कुछ कसौटियां बताई जाएंगी। उन कसौटियों को आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। राइट, आप मुझे ये बताएं पहले कि आपको एक ट्रायंगल अगर बनाकर दिया जाए तो इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या नजर आता है। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, आपके सामने दो ट्रायंगल हैं, अगर मैं किसी एक ट्रायंगल की बात करूं दोस्तों तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल के अंदर क्या क्या नजर आता है। तो आप कहेंगे सर मुझे यहां पे तीन भुजाएं नजर आती हैं। राइट, आपका आंसर होना चाहिए कि तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए। अगर इसकी बात की जाए तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर, यहाँ पे तीन भुजाएं नजर आती हैं। साथ ही साथ कई बच्चों का आंसर ये भी हो गया होगा कि सर तब तो मुझे यहाँ पे तीन कोण भी नजर आते हैं, तीन एंगल भी नजर आते हैं, जो कि मेरे पास में आपको नाम लिखे हुए मिलेंगे। राइट, अच्छा, फिर उसके बाद में अब इनका काम क्या है। अब जो समरूपता की कसौटी आपको ये बताई जाएगी कि देखो एक्चुअली बात ये है ना कि समरूपता का मतलब क्या है, वो एक जैसे दिखते हैं और दिखने के लिए उनकी एक कंडीशंस रखी गई हैं कि वो किस कंडीशंस पे एक जैसे दिख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि तीन चीजें आपको कम से कम बराबर दिखानी होती हैं। किसी भी समरूपता की कसौटी को प्रूव करने के लिए कम से कम तीन चीजें आपको बराबर दिखानी होती हैं। यहां पर कितनी चीजें हैं आपके पास और यहां पर कितनी चीजें हैं आपके पास, जरा उसके बारे में डिस्कस करो। आपके पास इस फिगर के अंदर जो एबीसी बना हुआ है उसमें तीन भुजा हैं और तीन कोण हैं, मतलब टोटल 6 पार्ट है। इसी तरह से इसमें भी आप देखोगे तीन भुजा और तीन कोण है, मतलब टोटल 6 पार्ट हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। राइट फ्रेंड्स, अच्छा, अगर समझते हैं तो इसका यूज कैसे किया जाए। मैंने कहा आपके पास इसके पास भी 6 भाग हैं और इसके पास भी कितने भाग हैं, 6। 6 की 6 जरूरत नहीं है हमको। इनमें से 6 में से कोई 3 भाग जो हैं, 3 पार्ट जो हैं वो बराबर दिखाने होते हैं। या तो तीनों भुजाएं बराबर दिखा दो, या तो फिर आप इनके 3 कोण बराबर दिखा दो, या कोई 2 भुजाएं 1 कोण दिखा दो, या कोई 2 कोण 1 भुजा बराबर दिखा दो। कुल मिला के बात इतनी है कि 3 पार्ट आपके बराबर होने चाहिए। इसके 3 पार्ट इसके 3 पार्ट्स के बराबर होने चाहिए। मिक्स कर सकते हो, कोण भुजा, भुजा कोण, कुछ भी मिक्स करके बताया जा सकता है। राइट, सबसे पहले आपको अनुपात के बारे में बताते हैं। अगर मैं इसकी समरूपता की कसौटी बैठाऊं, ठीक है, समरूप को होने की कसौटी अगर मैं बैठाऊं या समरूपता कसौटी अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहला काम आप लोग इसके अनुपात के हिसाब से बता सकते हैं। यदि आपको इसके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए, ठीक है, जैसे कि
सॉरी ए बी अपॉन में पी सी आ गया। सर यहाँ पर ना वो लेकर चलना, सर क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर चलना, ठीक है। यहाँ पर मतलब ए बी की जगह पर पी क्यू ले लेना, बी सी की जगह पर क्यू आर ले लेना और ए सी की जगह पर पी आर ले लेना। ये आपको लेना है, जो एक तरफ के जो साइड्स होते हैं वो ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा हूँ, ए बी की जगह पर पी क्यू ले लिया, मतलब ए बी का पी क्यू से रेशियो निकाल के देखा, अगर वो बराबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बी सी का क्यू आर के साथ में रेशियो ले लिया, ये भी हमारा क्या हो गया कि ये हमारा एक रेशियो बनकर तैयार हो गया। और AC का हमने क्या किया, AC का रेशियो ले लिया PR के साथ में। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ जाए, इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा का अनुपात, इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा का अनुपात और इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर आ जाए, तो ये क्या है, समरूपता की कसौटी की पहला नियम आपको समझाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो समरूपता की कसौटी में यह बताया जाएगा सबसे पहले कि आप उनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लें। इससे यह साबित होता है कि इसकी तीनों भुजाएं इस तीनों भुजाओं के बराबर आएंगी। आप यहां पर बहुत ही ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एक और चीज, ये तो हो गई भुजाओं में बात। अब एक और चीज पढ़ते हैं, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल पी के साथ में, राइट। फिर उसके बाद में एंगल, ये एंगल थोड़ा सा अजीब बन गया है, इस एंगल को ऐसे बनाओ, हाँ ठीक है, ऐसे एंगल बनता है, सही सिंबल ऐसा होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू का, और एंगल सी जो होगा दोस्तों वो एंगल आर का इक्वल होता है। ये कोणों में बात की जाती, तीन कोण हमने आपस में बराबर दिखा दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई देखो, तीन भुजाएं तीन कोण इस तरह से आपस में बराबर हो सकते हैं, ये हमारी समरूपता की कसौटियां दिखाता है। अब यहाँ पर क्या सर हर समय तीन भुजाएं और तीन कोण ही बराबर आएंगे? जी नहीं। मान लेते हैं पहली कसौटी में हमने कहा अगर तीन भुजाएं बराबर आ गई, ठीक है, तीन भुजाएं बराबर आ गई, भुजाओं को हम लोग साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, और एंगल, इसको एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण को हम लोग एंगल बोलते हैं, राइट। तो आप मान लो तीन भुजाएं अगर बराबर आ गई, साइड बराबर आ गए, तो साइड 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 साइड, तीन साइड आ गए ना, तो तीन साइड की कसौटी से हमारी समरूपता सिद्ध हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी को आप लोग भू 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 भी बोलते हो। भू 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 का क्या मतलब हो गया? भू 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 का मतलब हो गया भुजा 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 कसौटी, भुजा 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 कसौटी से ये हमारी क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। तीन भुजाओं के आधार पे हमने बताया। दूसरा बताते हैं, मान लेते हैं कोई दो भुजाएं अगर बराबर आ गए, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात सही नहीं बैठा, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। क्या आपको कोई एक एंगल बराबर मिल रहा है, ये चेक कर लो। अगर दो भुजाएं और एक एंगल मिल जाए, इसी को आप लोग लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में SAS, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, भुजा कोण भुजा कसौटी। तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, भू को भू कसौटी। भू को भू कसौटी से ये हमारा समरूप हो सकता है। दोस्तों ये बात जरा समझना, ये साइड है, साइड को भुजा बोलते हैं इसीलिए भू बोल दिया, एंगल है, एंगल को कोण बोलते हैं, को बोल दिया, और ये हमारी साइड है, साइड को भू बोलते हैं, भू बोल दिया। चाहे आप ये लिख लेना, चाहे ये लिख लेना, चाहे ये लिख लेना, भू को भू कसौटी से समरूपता सिद्ध हो जाएगी उस जगह पर। तीसरी बात करते हैं, अभी तो हमने एक साइड हटाकर एक एंगल डाला था, अब दो साइड हटा लो, दो साइड हटा लो और दो एंगल डाल दो। मान लेते हैं कोई एक ही साइड का अनुपात मिला हमें और बाकी दो एंगल कोई मिल गए, तो तब भी तो तीन चीजें हो गई, तब भी तो तीन चीजें हो गई, तो भी हमारी ये क्या बन जाएगी। इसको अच्छा आप कैसे लिख सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ASA लिख सकते हैं, मतलब S को बीच में डाल दो, देखने में सुंदर लगेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में आ गई, ये कसौटी है, राइट। ठीक से लिख देते हैं जरा, ये क्या है, एंगल साइड एंगल, मतलब कि को भू को कसौटी आ गई है आपके पास में। क्या ये बात ठीक है? को भू को कसौटी से आप ये बता सकते हैं दोस्तों कि हाँ यहाँ पर ये समरूप हो सकता है। कौन सी कसौटी से? कोण भुजा कोण की कसौटी से। एक और आती है, मान लो दो साइड हटाए तो तीनों साइड ही हटा दो, तीनों साइड हटा दो, उसकी जगह पर तीन एंगल डाल दो। ये लो, कोण कोण कोण, जैसे आया था भू 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 वैसे ही आएगा कोण कोण कोण। कोण 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 की कसौटी से, एंगल 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 की कसौटी से ये प्रूफ हो सकता है कि हाँ भाई वो चीज जो है सर्वांगसम है या समरूप है, राइट। तो ये मेरे पास में आ जाएगा
कोण को कसौटी, को कसौटी से ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसमें और कुछ भी अब नहीं बचा, यही कुछ 4 कसौटियां हैं। हालांकि अभी एक वो भी आएगी 90 डिग्री वाली भी कसौटी आएगी, जिसमें कि आप लोगों को कर्ण वाली कसौटी बताई जाएगी, उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, उसको भी जरा ध्यान रखें। क्या सर 3 मिलेंगे तभी होगा समरूप, इसके अलावा नहीं हो सकता क्या? बेटा हो सकता है। तो कम से कम, वैसे तो देखो मेजॉरिटी टाइम में आप कोशिश ये करना कि 3 चीजें बराबर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर 3 चीजें बराबर नहीं ला पा रहे हो तो कम से कम 2 चीजें बराबर जरूर दिखा देना भाई, ठीक है। फिर मजबूरी बन जाती है कि भाई 2 चीजें अगर आ गई हैं तो तब भी आप समरूप बोल देना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना कि 3 चीजें बराबर आ जाएं तो ज्यादा सुंदर चीज है, ज्यादा अच्छी बात है, राइट। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये हमारी, या तो आप ये वाली कंडीशन दिखा देना, या तो 3 कोण एक बराबर दिखा देना। ये अगर आ गया तो हमारी साइड बन जाएगी, ये तीनों आ गए तो एंगल बन जाएंगे। लेकिन अगर इनको मिक्स करके देखा जाए तो ये दोनों भी हमारे साथ में आ जाते हैं। ये 4 प्रकार की कसौटियां होती हैं जो कि आपको सिखा दी गई हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई, ए बी के साथ पी क्यू ले, क्या जरूरी है सर ये इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप ए बी के साथ में पी आर भी ले सकते थे। शर्त ये है अनुपात बराबर निकाल के दिखाने होते हैं। ए बी के साथ में पी आर भी ले सकते थे, बी सी के साथ में पी क्यू भी लिया जा सकता था। जरूरी नहीं बेस है तो बेस के ही साथ लिया जाए, आप उधर भी जा सकते थे, राइट फ्रेंड्स। चलिए अब आगे आपको यह सिखाया जाएगा कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आज के सेशन में आपको इन्हीं सबसे पूरा काम बताया जाएगा। इतने ही सब जो है आपका पूरा सेशन सॉल्व करवा के देंगे। ये जो 4 तरह के फॉर्मूले बताए ना, यही चारों आपको ध्यान रखने हैं और कैसे किया जाएगा ये समझाया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जब समरूप हो जाए तो कैसे लिखा जाता है। जब ये समरूप हो जाए तो इसको लिखना क्या है हम यहाँ पे बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ कर दिया जाए, चलो छोड़ो रफ करने की जरूरत नहीं, मैं यहां बता देता हूं भाई। जब देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप आ जाए पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का वो आ जाए तो आपको ये सिंबल बनाना होता है दोस्तों। ये सिंबल आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको एक्चुअली माइनस की तरह से लिया जाता है, कई जगह पे इसको माइनस की तरह लिया जाता है। इसका काम ये होता है कि जो बड़ा है उसको पहले रखना, जो छोटा है उसको बाद में। हालांकि यहाँ पर ये उस माइनस का काम नहीं करेगा, ये समरूपता का काम करेगा और इसके साथ में इक्वल लगा देना। अच्छा, एक और बात, अगर कोई चीज समरूप प्रूफ हो गई, मान लेते हैं कोई चीज समरूप प्रूफ हो गई, इसके तीन चीजें, इसके 3 पार्ट जो हैं, इसके 3 पार्ट्स के इक्वल दिख गया, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि अगर कोई 3 चीजें इसकी और इसके बराबर दिख जाएं तो इसका मतलब यह है कि इसकी सब चीजें, सारे पार्ट अब इसके बराबर दिखेंगे। समझ में आई बात? अगर 3 पार्ट कोई बराबर दिख जाए तो इसके सारे के सारे पार्ट फिर बराबर ही होंगे। ऐसा हम समरूप की कंडीशन में अब अप्लाई करते हैं। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस चीज को जरा ऐसे समझो, मान लेते हैं कोई 2 लोग हैं आपके पास में, ठीक है। 2 लोग हैं, एक राम है और दूसरा रावण है। ये बात क्लियर? एक राम है, दूसरा रावण है। अब राम के पास भी देखो 2 हाथ, 2 पैर, 1 पेट, 1 मुंह, 1 सिर, ये सब कुछ है। रावण के पास भी है, वो बात अलग है कि उसके पास 10 हैं। फिलहाल वो अपवाद है, उसको हटा दो। आप ये समझो कि रावण इस समय एक इंसान है, ठीक है। इंसान है तो वो 2, एक राम और एक रावण आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर आप उसमें समरूपता दिखाना चाहते हैं तो आपको उसकी कोई 3 पार्ट जो है, बॉडी पार्ट, उसके रावण के बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं? मान लेते हैं हमने कहा सिर जो है उसका सिर के बराबर है, हेड जो है हेड के बराबर है, ठीक है। पैर जो है पैर के बराबर है, हाथ जो है हाथ के बराबर है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई कि भाई 3 पार्ट हमने बराबर दिखा दिए किसी तरह से। अब वो किसी तरह से 3 पार्ट बराबर दिखाने के साथ में हम लिख सकते हैं कि भाई राम समरूप रावण, राम समरूप हो गया किसका? रावण का हो गया। तो इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जब समरूप प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब उसके सारे के सारे पार्ट, राम के सारे बॉडी पार्ट अब रावण के बराबर होंगे। हाइट ले लो, मोटाई ले लो, कुछ भी ले लो, सब के सब अब पूरा का पूरा कॉपी, डिट्टो कॉपी वो रावण का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आपने सिर्फ दिखाया क्या? आपने दिखाया सिर, हाथ, पैर, 3 चीजें बराबर दिखाई। बचा हुआ पेट,
सीना पीछे का जो कुछ भी है, ठीक है, सब का सब क्या हो जाएगा, उस रावण के बराबर हो जाएगा, सारा का सारा बॉडी उसके बराबर हो जाएगा। ये बात समरूपता में दिखाई जाती है। चलिए अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कि भाई क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। जो चीज़ सीखे हैं उनको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे सीखेंगे, जरा इस बारे में डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे दोस्तों और समझाएंगे कैसे करना है। बेहद ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ रूल्स बताते चलेंगे, कुछ चीज़ें बताते चलेंगे, आपको समझना है और करना है। देखिएगा, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और उस समरूपता की कसौटी को भी लिखना है कि भाई साइड से है, एंगल से है, कौन सी कसौटी से ये समरूप है, हमें ये बताना है। उसके बाद में जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, ओके, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ये बात भी आपको दर्शानी है। सांकेतिक रूप में क्या होता है, जरा उसको हम लोग बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने मेरे पास में एक ऐसा त्रिभुज बना के दे दिया है, पूरी तरह से 90 डिग्री नहीं है फिलहाल। आपको एक जो है बड़ा दिख रहा होगा, एक छोटा दिख रहा होगा, जैसा कि बुक में भी दिया गया है। हमने कहा आपको ना यहां पर ध्यान ये देना है कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है। हमको 4 एंगल ही दिए गए हैं, एंगल के ही बीच में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 80 और ये हो गया 40, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ABC और ये हो गया PQR। राइट फ्रेंड्स, ये बात समझ में आती है आपको। समरूपता दिखाने के लिए कोई 3 चीजें बराबर होनी चाहिए जो कि साफ साफ आपको दिख रही है, ठीक है। यहां पे लिखोगे चूंकि त्रिभुज ABC में, और ABC और लिखो बेटा, पहले ABC और त्रिभुज PQR में क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि AB जो है, नहीं, एंगल दिए गए हैं ना, साइड नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P का है। एंगल A जो है एंगल P के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 60 डिग्री हैं। कैसे पता चला? दिया है, ये हमें दिया गया है इसलिए। उसके बाद में एंगल B जो है वो एंगल Q का इक्वल है, वो कितना डिग्री है? 80 डिग्री। ये भी क्या है? दिया है। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है कि आपने इसको इक्वल कैसे दिखाया, 80 डिग्री कैसे आया। रीजन लिखो, दिया है, इन्होंने खुद दिया है, क्वेश्चन ने खुद दिया है। एंगल C जो है वो एंगल R का इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये 40 डिग्री है और ये भी चीज हमें दी गई है। क्या इसके 3 पार्ट के इक्वल दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं। तो हम लोग यहां पर, अच्छा ये भी बताते चलना, ये क्या है? कोण है। ये क्या है? कोण है। और ये क्या है? कोण है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम या समरूप बोल दो इसको, समरूप है त्रिभुज PQR का। कौन सी कसौटी से? को कसौटी से। को कसौटी से ये प्रूफ हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। या फिर यहाँ S कसौटी लिख सकते हो। S ज्यादा आसान पड़ता है, यही लिखा करेंगे। बात समझ में आई हो तो बोलो यस सर, समझ में आ गया। ये दोनों के दोनों समरूप दिखा दिए, यही तरीका था। ऐसे ही 3 चीजें आपको निकाल के दिखानी होती हैं और इन्हीं तीनों को अप्लाई करके आगे बढ़ना होता है। इसी तरह से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझाएंगे कि हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे प्रूफ करना है। हालांकि उसमें भी 2 त्रिभुज बनाए गए हैं, उसे मिटाकर ही हमें बनाना पड़ेगा, राइट। या मिटाने की जरूरत नहीं है, मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है बेटा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो त्रिभुज ना आकार बदला हुआ है, बाकी उसके मान जो है वैसे ही दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये त्रिभुज बनाए हैं हमारे पास, हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। जरा समझ के चलना कि हम कहना क्या चाहते हैं। आपको यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है कि AB जो है वो 2 है और उसके बाद में ये 3 है और ये हो गया 2.5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पर आ गया 5 और उसके बाद में ये आ गया 6। आपको अगर अनुपात निकलवाया जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सर AB और PQ ले लिया जाए, क्या उससे कोई फायदा मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। आप ऐसी चीजें देखें कि जो यहाँ पर हमारी जो अनुपात है वो बराबर दे दे। जैसे 2 का डबल होता है 4, 3 का डबल हो गया 6 और 2.5 का डबल हो गया 5। क्या हम इन भुजाओं को लेंगे तो अनुपात बराबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं अतः AB
का अनुपात हमने ले लिया क्यू आर के साथ में, ये मेरा आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। क्या ये अनुपात समझ में आया? उसके बाद बताना ये वाला अनुपात जो मैं निकालने जा रहा हूं AC और सॉरी AC और PQ जो होगा वो मेरे पास में 3/6 हो जाएगा मतलब 1/2 आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या मैं ये भी बता सकता हूं कि BC जो होगा वो मेरा PR का इक्वल होगा मतलब 2.5 का डबल हो गया 5, तो ये आ जाएगा 1/2। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ये बोल सकते हैं कि हमारा AB अपॉन QR इक्वल रहा है AC अपॉन PQ का, AC अपॉन PQ का और BC अपॉन PR का इक्वल रहा है। क्या ये बोला जा सकता है दोस्तों? और ये कितने का इक्वल रहा है? 1/2 का इक्वल रहा है। हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्या है तीनों? ये तीनों ही भुजाओं का अनुपात है, मतलब तीनों ही भुजा बराबर आई हैं। अब भुजा बराबर आई हैं तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये हमारा समरूप है। क्या समरूप है? ABC ये हमारा समरूप है त्रिभुज PQR का। कौन सी कसौटी से? भुजा की कसौटी से। भुजा किसको बोलते थे? साइड की कसौटी से। तो ये हो गया साइड, ठीक है। ये हो गया साइड हमारे पास में SSS, तो ये हो गया SSS कसौटी। अच्छा, इसके पहले वाली में तीनों एंगल बराबर आ रहे थे, तो तीनों एंगल जो होते हैं वो होते हैं कोण। और मेरे ख्याल से मुझे शायद याद आ रहा है कि मैंने वहां भी SSS लिख दिया था, तो उसको आप AAA कर लीजिएगा। एंगल 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 होगा, इसे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। तो ये हमारी भुजा 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 साइड 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 आ गया। वहां पे कोण 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 था, मतलब एंगल 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 था, उसको AAA बना लीजिएगा। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। तो ये मेरे पास में 3S की कसौटी से प्रूफ हो गया कि भाई ये दोनों भी क्या है? समरूप है। इसी तरह से दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि क्या ये प्रूफ समरूप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे तीसरा क्वेश्चन जो ये पहले का ही दूसरा था, ठीक है। ये पहले का दूसरा था, पहले का तीसरा समझो कि तीसरे में क्या करना है। उसमें भी हम लोग चेक करेंगे और समझेंगे क्या क्या हमारे साथ होने वाला है, क्या क्या हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। देखते जाओ। इन्होंने हमसे ये बोला, तीसरा क्वेश्चन ये बना हुआ है, ऐसे कुछ बनाकर दिया गया, बड़ा छोटा ही त्रिभुज बना के दिया गया, फिलहाल कोई बात नहीं। ये हमारे पास में LMP DEF दोस्तों। उसके बाद भुजाओं को हमें यहाँ समझाया गया, ये 27 है, ये 3 है, ये 2 है, उसके बाद में ये 5 है, ये 6 है और साथ ही साथ ये है 4। क्या ये बात समझ में आती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें मिल रही हैं आपको? भाई देखो, 2 का दुगना हो गया 4, ठीक है। अच्छा, 5 का दुगना आएगा क्या? कुछ भी आएगा। आप सोच के देखो, अगर मैं अनुपात निकालने बैठूं भुजाओं का, 2 को तो मैं 4 के साथ निकाल लूंगा, 3 को मैं 6 के साथ निकाल लूंगा। क्या 5 का और 27 का कोई रिलेशन बनेगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बताइए, क्या हो सकता है ऐसा किसी भी हालत में? मुझे तो नहीं लगता हो पा रहा है। देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ये समरूप नहीं निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख के बताते हैं कि लिखना कैसे है। आप यहाँ पे बताएंगे, चूंकि अगर मैं, ठीक है, किसी भी भुजा का अनुपात निकाल के देखो, 27 का 4 के साथ निकाल लो, 2 का 5 के साथ तब भी नहीं बनेगा, 3 का अगर मैं 6 के साथ निकालूं और 27 का अगर मैं 2 का अगर मैं 4 के साथ निकालूं तो खाली 2 बराबर आ रही, तीसरी बराबर नहीं आ रही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग इना लगा दूं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कहा LM जो होगा वो मेरे पास में आएगा DE का, और ये जो हो जाएगा 27/4 हो जाएगा, मतलब 2.7 और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास MP आ जाएगा और EF आ जाएगा, तब भी मेरा यहाँ पे 2/5 आएगा। और उसके बाद में LP का रेशियो लेंगे DF के साथ में, मतलब 3 का रेशियो 6 के साथ में, तब भी हमारे पास में अगर आप निकालने बैठोगे तो बराबर नहीं आने वाला। तो चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं LM/DE आर नॉट इक्वल टू MP/EF, MP/EF आर नॉट इक्वल टू LP और DF, LP और DF। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अतः यह त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? नहीं है। ओके फ्रेंड्स,
पूरी क्वेश्चन लगा के दे दिया, समझ में आ गया क्या क्या बताना था। ये कंडीशंस हमने निकाल कर दिखा दी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि भाई ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये कोई 3 पार्ट बराबर नहीं हो पा रहे, इस वजह से ये समरूप नहीं है। उम्मीद है कि पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं। देखो अब यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बना। अभी तक आपने 3S और 3 एंगल पढ़े थे, राइट। अब पढ़ो कुछ मिक्स वाले कि 2 एंगल 2 साइड आ गए, इस तरह से आप मिक्स पढ़ो। चलो देखें, बताते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखो क्या करना है। 4th में इन्होंने हमसे ये बोला कि आपके पास में यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है कुछ इस प्रकार से, MNL दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2.5 और 5 और 70 दिया गया है। ये दिया गया है 2.5, ये दिया गया है 5, ये दिया गया है 70 डिग्री का। उसके बाद में एक और ट्रायंगल बना के दे दिया, PQR के हिसाब से दिया गया होगा 70 5 10, 70 5 10। आप देखकर बता सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि एक एंगल तो मुझे साफ साफ बराबर दिख रहा है। 5 का डबल ले लिया 10, 2.5 का डबल ले लिया 5, मतलब 2 हमारे पास में साइड भी बराबर आ जाएंगे। देखो कैसे, चूंकि अगर मैं निकालने बैठूं MN का रेशियो निकालूं मैं PQ के साथ में, तो आप कहोगे सर 2.5 और 5 मतलब 1/2 आ गया। बहुत बढ़िया चीज आई है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में मेरे पास में ये आ गया 5 का डबल 10, मतलब ML को ले लिया मैंने QR के साथ में, 5 का डबल हो गया 10, ये भी आ जाएगा 1/2। 2 चीजें बराबर आ गई। अतः MN रेशियो PQ इक्वल है ML रेशियो QR का, ML रेशियो QR का। इससे मुझे ये पता चल गया 2 भुजाएं जो होंगी वो बराबर निकल कर आने वाली हैं हर समय। अनुपात बराबर आ गए भुजाओं के, तो इसका मतलब है भुजाएं बराबर आनी है। तीसरी चीज क्या दिख रही है, तीसरी चीज आपको ये एंगल दिखेगा दोस्तों। यहां पर एंगल M जो है वो एंगल Q का इक्वल है, वो भी कितने डिग्री पर, 70 डिग्री पर। ये हमें दिया गया था, ये हमें दिया है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। तो दो साइड ऊपर दिख रहे हैं, एक एंगल नीचे दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज MNL सर्वांगसम होगा या समरूप होगा त्रिभुज PQR का। कौन सी कसौटी से, 2 साइड आए हैं और एक एंगल आया है, साइड एंगल साइड की कसौटी से ये सर्वांगसम होंगे। ये मुझे पता चल गया। उम्मीद है दोस्तों ये बात क्लियर हो गई, पूरी तरह से समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, चलो समझो। फिर से इन्होंने वही क्या है, 2.5 80 और उसके बाद में 5 6, अच्छा हाँ 3 भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी पूरा इसी तरह से है। ये 5 वाला आप करोगे, देखो 2.5 का डबल हो गया 5, ठीक है। उसके बाद 80 का एक एंगल मिल गया और दूसरा मिल गया 3 का रेशियो 6 के साथ में, मतलब 1/2, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। आप करके दोगे मुझे, ओके क्लियर है बात। उसके बाद में तीसरा वाला हमसे ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं 80 70 30 105, हाँ यहां पर आपको 3 चीजें बराबर नहीं दिखेंगी। इसको मैं जरा समझा देता हूं कि छठा वाला कैसे किया जा रहा है, उसको समझ लो, ठीक है। चौथा 5वां आपके लिए छोड़ा है, 5वां आप करके बताओ, कमेंट करके बताना हो पाया कि नहीं हो पाया। अदरवाइज आपको PDF जो होगी सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, और नहीं हो पा रहा है आप मेरे से सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर अगले सेशन में उसके बारे में डिस्कस किया जाए, जो भी क्वेश्चन हमने इस सेशन में छोड़े होंगे, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि यहां पर आपके पास में DEF है, उसके बाद में PQR दिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आप जरा इसको ये बताओ कि यहां पर 70 है, यहां पर 80 है और यहां पर 80 है और ये 30 है, राइट। आप जरा सोच के देखो, 3 चीजें बराबर दिखानी होती थी, दी तो 2 ही चीजें गई हैं, तीसरी कहां से लाएंगे। तीसरी लाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। कैसा जुगाड़ बैठाएं, कैसा हम लोग क्राइटेरिया अपनाएं। आप इस एंगल को निकाल पाएंगे कौन से जरिए, अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल को जोड़ा जाए,
आपको अगर पता हो, आप 10th क्लास में आ चुके हैं, आपको 6-7 से ही सिखाया जाने लगा होगा कि आप अगर 3 एंगल को जोड़ते हैं, 3 एंगल को जोड़ने पर उनका सम जो होगा 180 डिग्री आएगा। मतलब अगर मैं एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ को अगर मैं जोड़ दूं तो उनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो मुझे डी दिया गया है 70, ई दिया गया है 80, एफ मैं निकाल पाऊंगा अब यहां से, तो ये हो जाएगा 70 80 150, मतलब 150। 150 को उधर भेज देंगे तो एंगल एफ जो होगा 180 माइनस 150, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। कौन, ये मेरा एंगल एफ आ जाएगा। मतलब मेरा एंगल एफ कितना है, 30 डिग्री का है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से आप इसको भी निकालेंगे। 80 और 30 कितना होता है, 110, बचा हुआ 70 यहां से मिलेगा, मतलब 180 तब हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि भाई देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा जो एफ आया था ये 30 आया था, लग 80 रहा होगा, ये 30 आया था, और ये वाला मेरा इस वाले एंगल का इक्वल आ जाएगा। 3 चीजें बराबर आ गई हैं, 3 चीजें बराबर आ गई हैं, इसका मतलब ये समरूप होगा। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाहता है हमसे। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत आराम से डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आना कंपलसरी है अब तो। अगर अभी भी नहीं समझ पाए, इतने भी अच्छे से ना समझ पाए, तो फिर बेटा ये समझ लो आपका बेस कहीं ना कहीं कमजोर है। आप 6.1 6.2 पर अभी डिपेंडेंट हो, तो आप पहले 6.1 6.2 को भी देखो, ताकि आपको समझ में आए ट्रायंगल को सॉल्व कैसे करना है। काफी कुछ चीजें नहीं होती हैं जो आपको इस सेशन में नहीं बताई गई होंगी, लेकिन पिछले सेशन में बताया गया होगा, राइट। चलिए, तो दूसरा वाला आगे बढ़ाया जाए। आगे हम लोग ये कह रहे थे आकृति 6.35 में ट्रायंगल ओडीसी और OBA यहां पर समरूप है, इन्होंने खुद बोल दिया है। ODC ट्रायंगल और OBA ट्रायंगल, ODC OBA ट्रायंगल जो है वो समरूप है। ये जो साइन लगाया बताया था, ये समरूप का त्रिभुज होता है, समरूप का साइन होता है। समरूप का साइन हमें ये बताता है कि भाई इसके सारे के सारे पार्ट इसके बराबर हो चुके होंगे, हमें ये बताया गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाना क्या है, जरा ये समझो। इन्होंने कहा है एंगल BOC जो है 125 डिग्री का है, ओके। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा एंगल CDO जो है वो भी हमारे पास में 70 डिग्री का है, ये भी बढ़िया बात बताई है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है एंगल DOC कितना आएगा, एंगल DCO कितना आएगा, DCO कितना आएगा, और एंगल OAB कितना आएगा। ये सारी बातें हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ये 3 एंगल बताने हैं, बाकी सब हमें दिया गया है। क्वेश्चन समझाया जाए। 6.35 बगल में बना कर दिया गया है। ये ऐसे बोला गया, एक रेखा दे दी गई है, उसके बाद में एक रेखा यहां पर भी दे दी है, फिर ये हमारे पास ऐसे कुछ एक ट्रायंगल बना के दिया गया है DCO, और हमारे पास में A और B भी दिया गया है, राइट। दोस्तों पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको समझें, फिर उसके बाद करने की कोशिश करें। ये हमें दिया गया है 70 डिग्री और यहाँ पे दे दिया गया है 125 डिग्री। बहुत ही बढ़िया चीजें दी गई हैं। BOC 125 डिग्री, BO और C मतलब ये वाला एंगल, फिर उसके बाद में CDO मतलब ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री दिया गया है, राइट। करते कैसे हैं, आपको निकालना है DOC, D कहा गया, DOC मतलब ये एंगल बताना है, ओके। DCO मतलब ये एंगल बताना है। OAB का मतलब कि OAB मतलब ये एंगल बताना है। उम्मीद करते हैं कई बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्या करने वाले हैं, आप मुझे एक बात बता सकते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको जो यहाँ पे दिया गया है ये चीज, इसका यूज भी करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका यूज भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताया जाए कि और इसका बिना यूज करे और चीजें कैसे निकाली जाएंगी। आप मुझे बता सकते हैं एक सीधी रेखा का जो एक क्षैतिज रेखा होती है, मान लो यहां पर यह ऐसे था, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप बता सकते हैं मुझे। अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, देखो मेरे पास में यहां 2 पेन है, हाँ। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये ऐसे लगाया जाए,
हाँ ठीक है। देखो पहली बात तो ऐसे समझो कि ये मेरे पास में दो पेन थे और दोनों पेन ऐसे रखे हुए थे, ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हुई थी। एंगल यहाँ पे बनेगा, इस जगह पे एंगल बनेगा, ध्यान रखना। ओके, फिर आप जरा इस बात को ऐसे समझें, ये हमने इसको ऐसे उठाया, कितने डिग्री का एंगल आ गया, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल आ गया होगा, ये पहले इतना रखेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल आ गया, 30 डिग्री का, फिर बिल्कुल आधा ले आए, इतना उठाकर ले आए। आधे का मतलब किसका आधा है सर, ये अभी देखना किसका आधा है, ये आएगा 45 डिग्री का, ये हमने पूरा उठा दिया बिल्कुल सीधा। अब इसी ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये था आधा, मतलब 45 डिग्री, बात समझ रहे हो, ये 45 डिग्री, ये इसका डबल कर दिया, 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद में जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे ये आ जाएगा 120 डिग्री, और आगे बढ़ाएंगे हम लोग 150 डिग्री, और अगर पूरा सीधा कर दिया जाए, ठीक है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक घूमकर चला आया, ये कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का बन गया है। उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। यहां से हमने ऐसे 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 घुमाना शुरू किया था और ये पूरा सीधा होकर चला आया है, कितना, 180 डिग्री का। मतलब एक सीधी लाइन पर जो बना हुआ एंगल होता है वो कितने डिग्री का बना कर देता है, 180 डिग्री का। तो क्या ये चीज हम लोग यहां अप्लाई करें, क्या मैं इस लाइन के ऊपर, ये पूरा लाइन जो है इसके ऊपर 180 डिग्री का अप्लाई करूं फॉर्मूला, चूंकि मैं ये बोल सकता हूं एंगल डी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल डी ओ सी प्लस, फिर उसके बाद ये वाला एंगल लिख लो सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ये अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, इतना एंगल और इतना एंगल, ये दोनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा बनना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा का कोण है। ये क्या है, क्षैतिज रेखा का कोण है। आप जो इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लीनियर एंगल, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर एंगल लिखा जा सकता है। क्षैतिज रेखा कोण 180 डिग्री होता है। बहुत से बच्चे जान गए होंगे डीओसी सर बताना है, ये वाला हमें निकालना है, तो एंगल डीओसी और सीडीबी, सीओ है बेटा, हाँ, सीओबी हमें दिया गया है 125 डिग्री, 125 डिग्री। इससे हमें पता चलेगा 125 उधर गया तो एंगल डीओसी जो आ जाएगा 180 माइनस 125, तो ये मेरे पास में आ गया टोटल कितना, 50 30 55 आ जाएगा। तो हम यहां ये लिख सकते हैं एंगल डीओसी जो आएगा 100 नहीं, ये हो गया 55 डिग्री का। तो ये मेरा कितना आ गया, 55 डिग्री का एंगल आ गया है। उम्मीद है दोस्तों ये बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, आगे समझते हैं, सी वाला निकालना था, ये कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं सर, यहां पर ये ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें से दो एंगल हमें पता है, क्या तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते, बताओ क्या तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते। तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, तीनों एंगल का अगर मैं सम कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे पास में 180 डिग्री आएगा। तो आप यहां पे ये कह सकते हो, चूंकि एंगल DCO मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल COD मतलब ये वाला एंगल COD, फिर हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे ODC मतलब कि प्लस एंगल ODC। जो एंगल लिखना होता है उसको बीच में रखा जाता है, ये बात आपको पता होगी बहुत पहले से। फिर उसके बाद में अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं तो 180 डिग्री आ जाएगा, ये बात मुझे समझ में आई। DCO मुझे बताना है, DCO मतलब ये वाला एंगल मुझे बताना है, तो एंगल DCO मुझे बताना है। COD मैंने यहां पे लिख लिया, COD मतलब 55 डिग्री का आएगा, ये मैंने यहां पे लिख लिया, प्लस ODC मेरे पास 70 डिग्री का था, तो ये मेरे पास में 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बता सकते हैं 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 को मैं उधर माइनस कर दूंगा, अच्छा 170 और 55, क्या हमने यहाँ पे माइनस गलत किया था क्या, 130 और 50 जोड़ देंगे 180, नहीं बिल्कुल सही है, आप शायद यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 70 में 5 जोड़ा हो गया 120, 5 125, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेकार में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास में आ जाएगा, अभी अभी हमने किया था 180 माइनस 25, ये आ गया 55 डिग्री का। मतलब ये भी मेरा कितना डिग्री आएगा दोस्तों, ये भी मेरा 55 डिग्री का आएगा। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे देखिएगा और समझाते हैं। अब मेरे पास में ये तो आ गया, ठीक है, ये हमने बाहर के जुगाड़ लगा लगा के ये आंसर निकाल लिए हैं। अंदर का जुगाड़ कहां से लगाया जाए, ये चीज क्यों दी गई थी आखिर सर, इसका क्या काम था, इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा।
ये बात आती है ना क्वेश्चन दिमाग में, तो ये चीज दी गई है, जरूर कहीं ना कहीं काम आएगी। अब देखो काम कहाँ आएगी, ये सब बात क्लियर हो गई। ओ निकालना आ गया, सी निकालना आ गया। अब देखो और क्या करना है, अब यहां पर मैं ये बताऊंगा कि चूंकि ट्रायंगल ओ सी ओडीसी है, राइट, ओडीसी समरूप है ट्रायंगल OBA का, ये बात क्लियर। अब समरूप है तो मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें बराबर अगर हो जाएं तो समरूप बोला जाता है, और समरूप होने के बाद में उसकी सारी चीजें बराबर हो जाती हैं, ऐसा मैंने बताया था। इन्होंने कहा है कि ये समरूप है। अब समरूप है तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इसकी सारी की सारी चीजें, इस वाले ट्रायंगल की सारी चीजें जो आपने लिखा ना DOC या ODC पढ़ लो, ODC जो है इस नीचे वाले का समरूप है, मतलब इसकी सारी सारी चीजें इस वाले ट्रायंगल की बराबर हो जानी चाहिए। यही बात तो हमें समझाई गई है, अगर कोई चीज समरूप हो जाए तो इसके बराबर हो जानी चाहिए। मतलब यह है कि अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़ लूं, अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़ लूं, ठीक है, तो मुझे यह पता चलेगा कि ये 70 है तो ये भी कितना निकल कर आएगा, 70 आ जाएगा। इस तरह से इस प्रकार एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, मतलब ये कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री का निकल कर आ जाएगा। इस तरह से एंगल A निकाल लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़ा है हमने, ठीक है। उस आधार पे अगर बोल देता ये समांतर है तो उस आधार पे 55 आता फिलहाल लेकिन समांतर कहीं बोला नहीं है। 55 इन्होंने हम लोगों को बोला था कि सर्वांगसम है, तो हम लोग सर्वांगसम की कंडीशन से ये बता सकते हैं कि भाई इतना आने वाला है। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से ये बात क्लियर हो गई होगी, एंगल A कैसे निकाला गया है, ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन समझेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए समझते चलिएगा, जो चीजें प्रॉब्लम करें बताते चलिएगा, ठीक है, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 3 कसौटियां पढ़ाई गई हैं, तीनों कसौटियों से ही आंसर आने वाला है और इसमें कुछ भी नया साइंस नहीं लगेगा। चलिए, पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, सेशन को लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर सबसे ज्यादा करना ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंचाया जा सके। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या बोलते हैं कि समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC दिया गया है, समलंब समझते हैं जिसमें सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी 2 भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, एक तरह का चतुर्भुज होता है, ठीक है, कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये भी अच्छी बात इन्होंने कही है। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA जो होगा OC का समरूप, OA OC और OB CD के अनुपात होंगे। जरा यहाँ पे बातों को समझिए, ये मैंने आपके सामने कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई ऊपर वाली, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाकर दे दिया है, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2 विकर्ण भी डाले गए हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं A, B, C और D, यहाँ पे C और D जो है वो AB का पैरेलल है, बाकी 2 भुजाएं पैरेलल नहीं है। ये हमारा O पर प्रतिच्छेदित करती है। 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी हमें लगानी है। भाई 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, उसमें मुझे चाहिए OA और OC चाहिए, OA और OC चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे चाहिए OB और OD का अनुपात चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि चाहे आप इसको और इसको ले लो, चाहे इसको और इसको ले लो, आपको प्रूफ करके ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये समरूप है, ठीक है। समरूप होने के बाद में इनके अनुपात बराबर आएंगे, ये हमें दिखाना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। चलिए बताते हैं आपको करना क्या होता है। आप जरा मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर 2 चीजें आपको समझाना चाहूंगा तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर आपके पास में 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप चाहो तो अनुपातिक वाली प्रमेय लगा लो कि अनुपात इनकी भुजाओं का अनुपात दिखा दो, या तो मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं दोस्तों, उसको जरा आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बताइए कि आपको यहां पर अगर कोई 2 रेखाएं, ठीक है, कोई 2 रेखाएं आपको समांतर बोल दी जाए कि भाई ये 2 रेखाएं समांतर, बिल्कुल इसी तरह से समझाएंगे, जरा बातों को समझना क्योंकि ये चीज यहाँ पे लगने वाली है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। अगर कोई 2 रेखाएं समांतर हैं तो और उसको एक रेखा काट कर जा रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पे काट के जा रही, तो आपके पास में कई तरह के एंगल बनते हैं। एक तो ये एंगल, ऊपर से ये एंगल, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पर ये
ये और ये। मतलब कहने का ये है ऊपर 4 एंगल बनेंगे, नीचे भी 4 एंगल बनेंगे। अगर मैं नाम देकर डिफरेंस करूं तो आप कह सकते हैं ये है 1, ये है 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह के कई एंगल बनकर तैयार हो जाते हैं। इनमें कई प्रकार के एंगल आपको देखने को मिल रहे होंगे। 8 एंगल बने हैं, इनमें कई संबंध होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया होगा, 1 को 5 के साथ अगर आप देखते हैं तो ये संगत कोण है। 1 और 5, 2 और 6, 4 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ संगत कोण बनाते हैं। अंदर वाले जो कोण दिखेंगे ये अंतः कोण होते हैं, जिनमें 2 प्रकार के हैं। अगर आप 4 को 5 के साथ देखते हैं तो ये हमारा अंतः कोण हो गया। अगर आप 4 को 6 के साथ में देखें, एक उस पार, लाइन के उस पार है और एक लाइन के इस पार है, तो ये हमारा क्या होता है, एकांतर कोण होता है, जो कि क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण जो होते हैं, जैसे आपको बताया गया 4 और 6 जो होगा ये एकांतर कोण है। इसी तरह से 3 और 5 जो है आपका एकांतर कोण है, जो कि बराबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 4 का 6 के साथ एकांतर कोण है, ये बराबर है। 3 का 5 के साथ है, ये बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण की परिभाषा बता रहे हैं। यही चीज यहां पर समझो। ये थी A, यहां था B। अगर मैं दूसरा फिगर बना के दिखाऊं, ये है A, ये है B, यहां पर है D और ये है C। आपको एक लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है ये कट कर गई, ठीक है। तो आप देखोगे एक एंगल यहां पर और एक एंगल यहां पर, जैसे कि इसमें बनाया गया है। एक एंगल ये बना है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे ही बना देता, या आप समझो इसको जरा, 3 के साथ 5 दिख रहा होगा, इसी तरह यहां का एंगल दिख रहा होगा, जो कि क्या है, समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करने वाला एकांतर कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर आने चाहिए, क्योंकि ये समांतर रेखा है, इन पर एक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये और ये एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर उसके बाद और समझाया जाए। अब इसी रेखा को इसने ऐसे कट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहा होगा। अगर आपको ये फिगर ऐसे दिखाया गया है तो आप कहोगे सर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। तो ये क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर हो गया। यही 2 बातें तो मुझे इसमें समझानी थी कि यहाँ पर ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एकांतर कोण है। राइट फ्रेंड्स, कहानी समझ में आ गई। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक एंगल और आपको बराबर दिखाता हूं। यहां पर एक एंगल और कौन सा बराबर दिखा सकते हैं आप, एक एंगल और ये बराबर दिखा सकते हैं कि जैसे कोई रेखा है, उसको एक रेखा ने कट कर दिया। जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं या इस पर देख सकते हैं, एक रेखा है, उसको एक रेखा ने कट कर दिया। तो ये एंगल और ये एंगल जो होंगे आपको अपोजिट दिख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं। इन्हीं एंगल्स को आप बोलते हो, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जितने नाम लिए हैं सब के सब आप नोट कर लीजिए। ये सब हमारे यहाँ पर काम आते हैं। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब ये चीज समझ में आ गई हो तो इसको यहाँ पर अप्लाई करना और प्रूफ करने की कोशिश करना। चलिए बताते हैं कैसे करना है। आप मुझे यहां पर 2 ट्रायंगल, पहले तो ये काट के दिखाओ कि 2 ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहां पे 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं। ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल DOC में अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप ये कह सकते हैं एंगल ABO इक्वल होगा एंगल, ये वाला एंगल मैंने लिया ABO ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल लेना है ODC वाला एंगल, ODC का बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और हम लोग ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। समलंब त्रिभुज में 2 रेखाएं समांतर होती हैं। उन्होंने खुद भी कहा है कि AB जो है DC का समांतर है। फिर उसके बाद में अब ये एंगल मैं इस एंगल का बराबर दिखा दूं कि एंगल BAO इक्वल होगा एंगल OCD का। ये भी मेरा एकांतर कोण की परिभाषा से आ रहा है। अब यहाँ पे 2 रेखाएं जो हैं वो कट कर गई हैं एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का, ये वाला नीचे वाला एंगल नीचे वाले ट्रायंगल का। इस वजह से मैं कह सकता हूं एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BAOB और DOC
इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। राइट फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, पूरी तरह से क्लियर हो गई है? अगर तीन चीजें बराबर आ गई हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मैं ये बोल दूं ट्रायंगल ए ओ बी ये सर्वांगसम है ट्रायंगल DOC का। ये किसके सर्वांगसम हो गया? ट्रायंगल DOC का। फिर हमारे पास में जब ये सर्वांगसम हो गए, कौन सी कसौटी से हुआ है पहले ये भी बता दो। ये हमारे हुए कोण कोण कोण, मतलब को या फिर ट्रिपल ए लिख लो यार, सीधा सीधा ट्रिपल ए कसौटी लगा दोगे तो ये हमारा खत्म हो गया। लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना था कि ये सर्वांगसम है, हमें प्रूफ ये करना है कि भाई OA और OA अपॉन OC, ठीक है, और OB अपॉन में OD ये आना चाहिए, हमें ये बताना है। क्या कोई समस्या है? अब अगर मैं इसको काट के रखूं आपके सामने, अतः ये देखो मैंने एक ट्रायंगल काट के रखा, कौन सा है ये? OAB वाला है। एक ट्रायंगल और काट के रखा, ये कौन सा है? ODC वाला है। ODC वाला है। आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना यहां पर ये है कि भाई इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात हमें बराबर दिखाना है, हमें बस इतना चाहिए। तो क्या मुझे ये दिख सकता है कि OA को मैं OD के साथ ले लूं, या आपको जो बनाना है? मैंने क्या बोला, आप जरूरी थोड़ी ना कि संगत ही लें, कॉरेस्पॉन्डिंग ही लें, ऐसा जरूरी नहीं है OA के साथ OD ही ले लें। आप सीधा ये बोल सकते हो कि भाई ये वाला और ये वाला जो है वो हमारे पास संगत है, सॉरी सर्वांगसम है, समरूप है। तो मैं यहां पर OA का अनुपात OC के बराबर नहीं ले सकता क्या? OA का अनुपात मैंने OC के बराबर ले लिया। इससे पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप यही तो कर रहे थे, जो चीज जहां चाहिए थी उसको वहां पर लेकर हम लोग अनुपात दिखा दे रहे थे। तो OA को मैंने कहा OC का अनुपात निकाल लिया जाए, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रूफ हो चुका है कि भाई ये हमारा समरूप है। तीनों इसके क्या होंगे, सबकी सब भुजाएं और सबके सब कोण इसके बराबर आएंगे। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं अपनी इच्छा अनुसार यहां पर ये ले सकता हूं कि OA को मैं OC ले लिया और उसके बाद OB को मैंने OD ले लिया, जो कि मेरे पास में प्रूफ हो जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? ये बताओ पहले, ये बात समझ में आ गई पूरी तरह से? OA को मैंने OC ले लिया और OB को मैंने OD के साथ ले लिया। उम्मीद करता हूं ये प्रूफ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां पर यही चीज करनी है और कुछ करना नहीं है। बच्चे बस इसीलिए परेशान हो जाते हैं, सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने अपने हिसाब से? अपने हिसाब से नहीं लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर आगे पीछे करना पड़ेगा, बात वही आनी है। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोगों ने, आप इसी को घुमाकर अगर ट्रायंगल बना दिए होते तब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग मैच कर जाता। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो कि भाई जो हमें दिया गया है, अब क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप है तो इसका मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। फिर चाहे OA को OD के साथ ले लो, चाहे OB को OC के साथ ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर हो गई? समरूप तो प्रूफ कर ही चुके हो ना, बस यही चीज समझ में आनी है। अगर आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर आ गई तो ये प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। यहां पर हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझाएंगे। 4 में क्या बोलते हैं, चलिए। 4 एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। एक बढ़िया से बनाया हुआ, उलझाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने में थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, बट करने में भ्रमित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर सारे रूल्स जानते हैं। अगर रूल्स को अप्लाई करना अच्छे से सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए क्या बताने जा रहे हैं, जरा उस चीज को समझिएगा। आकृति 6.36 में QR QS इक्वल टू QT और PR जो है एक अनुपात में दिए गए हैं। उसके बाद एक एंगल भी दिया गया है, एंगल 1 और एंगल 2 है। दर्शाइए ये कि त्रिभुज PQS और QTR जो है वो समरूप है। दोस्तों फिगर बहुत ध्यान से देखो, एक उलझा हुआ फिगर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है T है, ठीक, उसके बाद Q है, R है, और यहाँ पर एक कहीं P दे दिया है, एक S भी दे दिया है, जहाँ P से S को मिला दिया, P से R को मिला दिया। एक एंगल भी दिया गया है 2 और एक एंगल दिया गया है 1। अच्छा, करना क्या है, यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या दिया है, QR और QS का रेशियो दे दिया गया है, QT और PR का रेशियो दिया गया है। उसके बाद एंगल 1
इक्वल टू एंगल 2 भी दिया गया है, ये भी हमें दिया गया है, ये सब भी हमें दिया गया है। करना क्या है आपको? करना ये है त्रिभुज पी क्यू एस इक्वल होना चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, समरूप होना चाहिए टी क्यू आर का। राइट फ्रेंड्स, ये आपको दिखाना है। देखो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जो मैं सिखाऊंगा बहुत ध्यान से सीखना। एक तो चीज ये होती है कि देखो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन चीज दी गई है। ये दिया क्यों गया है, इसका काम क्या है, यही अप्लाई, यही इसी के जरिए सारा काम बनेगा। आप बहुत फोकस करो क्वेश्चन पे। पी क्यू एस और क्यू टी आर आपको सर्वांगसम दिखाना, जरा सोच के देखो पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस बस इतना ट्रायंगल है, और फिर उसके बाद में टी क्यू आर बस पूरा ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, चूंकि दिखाने से पहले मैं करके बताता हूं कि करना क्या है। यहां पे देखो, आप लोगों को अभी प्रश्नावली 6.1 में एक चीज बताई गई थी, थेल्स की प्रमेय, मूलभूत समानुपातिका प्रमेय जो आपको बताई गई थी, जिसको बोला जाता था थेल्स की प्रमेय, कि अगर कोई दो कोण समान हो तो उसके सामने वाली भुजाएं या उसकी विपरीत भुजाओं का अनुपात भी होता है, बराबर होता है, ऐसा बोला गया था। या यूं बोला जाए, अगर कोई दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये बात आपको बोली गई थी। राइट, तो चूंकि यहां पर हमें दिया गया है, चूंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनके विपरीत भुजाएं जरा पकड़ लो। इनके पी आर क्यू में बहुत ध्यान से देखोगे, पी आर के बीच में, पी आर और क्यू आर के बीच में एक एंगल 2 बना हुआ है। इस एंगल 2 की विपरीत भुजा आ जाएगी पी क्यू, यहां पे हमने ले लिया पी क्यू, ये बराबर होगा पी क्यू किसके बराबर, एंगल 1 का। एंगल 1 कहां है, ये रहा एंगल 1। एंगल 1 अगर यहां पर है दोस्तों, तो एंगल 1 जो होगा वो किसका इक्वल हो जाएगा, पी आर का इक्वल हो जाएगा। किसका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने पी से लेकर आर तक ही तो पकड़ा है, पी आर क्यू यही तो पकड़ा है, पी आर क्यू, तो ये एंगल 1 जो होगा ये आ जाएगा पी आर का इक्वल। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं पी आर जो है वो पी क्यू का इक्वल आएगा, पी आर कहीं ना कहीं पी क्यू का इक्वल आएगा। क्यों, ऐसा क्यों निकाल लिया, इसी का तो सबसे बेहतरीन काम था। यही तो एक छुपी हुई चीज है इस क्वेश्चन की, जो कि आपको आंसर निकाल कर देगी। जरा क्वेश्चन को फिर से समझो। अब इन्होंने कहा है चूंकि यहां पर जो क्यू आर इन्होंने दिया गया था और क्यू एस जो दिया गया था वो हमारा फंसा कर दिया गया था क्यू टी और पी सॉरी पी और आर में दिया गया था। लेकिन हमें पता चल चुका है, हमने पजल सॉल्व कर ली। क्या सॉल्व किया, पी आर की जगह पी क्यू ले सकते हैं, तो क्यू आर और क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ये हमने पकड़ लिया है, यहां से समीकरण 1 बना ली, पी आर की जगह पे पी क्यू अप्लाई कर दिया। खाली फर्क कितना आया, पी आर और पी क्यू आया है बस। ये कहां से लाए थे, ये चीज हमें दिया गया था, दिया है। अब जो मैं कराने जा रहा था कि आपको करना क्या है, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कब होगा, जब ये दो ट्रायंगल काट लो, पहले तो पी क्यू एस और टी क्यू आर काट लो, और इनके 3 भुजाएं बराबर हो जाएं, तभी तो ये सर्वांगसम दिखेंगे, तभी तो समरूप दिखेंगे। चलो समझाते हैं। फिर मैंने कहा त्रिभुज, अतः त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी क्यू एस और टी क्यू आर में। बहुत ध्यान से देख के बताओ मुझे पी क्यू एस कहां पर है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया पी क्यू एस, और एक ट्रायंगल और मैंने आपके सामने बना दिया टी क्यू आर। इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे दिखाना है कि ये समरूप है। पी क्यू एस ये मैंने बनाया, जिसमें से आपको दिखेगा ये यहां पर ये वाला जो है ये 1 वाला है, लेकिन आर वाला कहीं नहीं आ रहा है। इस आर का जो यूज था ना, 2 का यूज, वो यहीं पर था खाली दोस्तों, पी आर और पी क्यू को बराबर दिखाने के ही लिए था। और इसका यूज अब इन दोनों में कहीं नहीं आएगा, जब प्रूफ करने जाओगे तो कहीं नहीं यूज आएगा, इस 1 का यूज आएगा। जरा देखना कैसे आएगा। आप मुझे ये बताओ अच्छा कि यहां पर 3 चीजें बराबर दिखानी है, कौन सी तरीके से दिखा दोगे आपको यहां पर जो दिखाना होगा, समीकरण 1 को ध्यान से देखते हुए दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे जरा बात को समझना। मैं यहां पर इस फिगर को अब रफ कर देता हूं, इस फिगर का कोई काम नहीं बचा है, या मैं इस नीचे वाली चीज को कर देता हूं जिसका मुझे कोई काम नहीं बचा है। आप मुझे यह बता सकते हैं क्या कि मैं इस फिगर का अगर मैं क्यू एस पकड़ लूं, इस फिगर का क्यू एस और इस फिगर का क्यू आर पकड़ लूं, तो क्या मैं क्यू आर अपॉन क्यू एस नहीं लिख सकता? अरे मैं पहले इसको ले लूं बाद में उसको ले लूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू आर अपॉन क्यू एस नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, इक्वल टू, फिर क्या मैं इस फिगर का क्यू टी पकड़ लूं और इस फिगर का पी क्यू पकड़ लूं, क्यू टी अपॉन पी क्यू नहीं पकड़ सकता क्या? ये कहां से आया है? आखिर मैं इसको बराबर दिखा रहा हूं, कहां से बराबर दिखा रहा हूं भाई? अरे कोई चीज तो बताओ सर कि कहां से बराबर हो रहा है।
भाई साहब ये देखो सामने लिखा हुआ है, समीकरण 1 बताती है हमें कि क्यू आर और क्यू एस का रेशियो अगर निकालने जाओगे, क्यू आर और क्यू एस का रेशियो अगर निकालने जाओगे तो वो क्यू टी और पी क्यू के रेशियो के बराबर आएगा। और यही चीज तो हम इतने देर से समझ रहे थे कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, यहां से क्या पता चल गया, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और साथ ही साथ एंगल Q जो होगा वो एंगल Q का बराबर होगा। इसको चाहे फुल ओपन करके लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। कैसे? एंगल PQS बराबर होगा एंगल TQR का। अब ज्यादा समझ में आएगा, ये चीजें समझा देंगी। दो भुजाएं बराबर हो गई, दो कोण बराबर हो गए। जब इस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं। अच्छा ये कहां से लिखा है ये भी तो बता दो। ये लिखा है समीकरण 1 से। ये बात हमने कहां से लिखी? समीकरण 1 से लिखी। फिर उसके बाद अब भाई जब दो चीजें तीन चीजें बराबर आ ही गई हैं तो त्रिभुज PQS सर्वांगसम है। त्रिभुज PQS सर्वांगसम है। त्रिभुज TQR का सर्वांगसम है। कौन सी कसौटी से? यहां पर है दो भुजाएं एक एंगल, मतलब दो भुजाएं और एक एंगल टेस्ट से या कसौटी से। उम्मीद है दोस्तों पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो चीज समझाई है बिल्कुल ही बेहद आसान लैंग्वेज में समझाई है। ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाना था। खत्म। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या दिया गया है। अब उसको समझो। अब बढ़ जाओ भाई, कंप्यूटर नहीं चल रहा मेरा, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं त्रिभुज PQR। फिर से कुछ समझो, फिर से एक अब की बार तो फिगर भी नहीं दिया गया यार। फिगर नहीं दिया गया, ये अच्छी बात है क्योंकि ये लोग फिगर देते हैं तो काफी उलझा हुआ फिगर देते हैं। हम लोग अपने मन से फिगर बनाएंगे, अपने मन से क्वेश्चन करेंगे। देखते जाना। 5th क्वेश्चन में इन्होंने कहा त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। ये वाला क्वेश्चन तो भाई पुछाने वाले एक्सरसाइज की तरह लग रहा है। ये हमने एक त्रिभुज बनाया जहां पर PQR है, यहां पर कहीं PQ और QR पर, P और Q पर है ना, P और R पर, सॉरी P और R पर और Q और R पर दो S और T है। तो ठीक है, जरा समझो। P और R पर मेरा S है और Q और R पर मेरा T है। ठीक है, वहां कुछ नहीं है तो इसको मिला भी लो, चाहे आगे पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। तो यहां पर कहा है एंगल P जो है वो एंगल RTS है। तो दर्शाना ये है कि RPQ और RTS आएगा। आप ऐसा करो, इसको मिला लो। ठीक है दोस्तों, ये हमने मिला लिया, यहां पे कुछ भी नहीं था। अब समझते हैं, यहां पे दो टाइप के ट्रायंगल दिखेंगे, एक तो ये बड़ा वाला और एक ये अंदर से छोटा वाला। आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना है ट्रायंगल RPQ। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल RTS का। ये मुझे दिखाना है, ठीक है, ये प्रूव दैट करना है कि भाई ये होगा। RPQ कहाँ है? RPQ मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, RTS मतलब छोटा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को मुझे वो दिखाना है कि भाई ये जो होंगे हमारे सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे। उसके लिए इन्होंने खाली एक चीज ये बोली है कि एंगल P जो है वो एंगल T का जो है इक्वल आएगा। बस इन्होंने ये बात बोली है और कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला है। अब जरा इसको करते हैं। पहले तो मैं आपको एक ट्रायंगल जो है काट के दिखा देता हूं कि आपके पास दो ट्रायंगल आएंगे। हल करते समय आपको यहां पे त्रिभुज PQR और त्रिभुज, ये तो ले लिया PQR बड़ा वाला जो कि दिखाना है, एक छोटा वाला दिखाना है जो कि आपको RTS है। RTS में आप जरा समझो, इनको काट के रखो पहले। ये देखो मैंने काट लिए अलग अलग। ये हो गया P, ये हो गया Q, यहां पर आ गया R, एक हो गया R, यहां पर आ गया T और ये आ गया S। इन्होंने कहा है कि P वाला R का इक्वल है, इन्होंने खुद कहा है। और मैं यहां पर एक और चीज दिखा सकता हूं आपको कि R वाला जो होगा इस R का इक्वल होगा। आप जरा फील करो इस क्वेश्चन में, P से लेकर R तक जाओगे फिर Q तक आओगे तो भी तो यही एंगल बनेगा, और S से लेकर R तक जाओगे T तक आओगे तो भी यही एंगल बनेगा। मतलब R इसमें भी है, R इसमें भी है, दोनों त्रिभुजों के लिए R जो है कॉमन है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे तीसरी चीज कहां से मिलेगी, जरा इसके बारे में डिस्कस करो दोस्तों। तीसरी चीज मिलेगी ही नहीं, तीसरी चीज मिल ही नहीं रही है, मिलेगी भी नहीं। अब तो करें क्या सर, क्या प्रूफ नहीं हो पाएगा? बेटा प्रूफ होगा, चूंकि हम लोग यहां ये कह सकते हैं एंगल P और एंगल
इक्वल होगा एंगल टी का, एंगल पी वाला एंगल टी का। क्यों हुआ? क्योंकि ये दिया है, क्योंकि ये दिया है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल आर जो होगा, या पूरा लिख लो यार, पूरा लिखोगे तो समझ में आएगा। एंगल पी आर क्यू लिया है और एंगल एस आर टी लिया है, तो ये एंगल आर इस एंगल आर का इक्वल है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ क्या होता है? जब दोनों के पास हो, इसके पास भी हो उसके पास भी हो, एक ही चीज कॉमन हो, तो आप कह सकते हो ये हमारे पास में उभयनिष्ठ है। दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज नहीं मिल रही है। मैंने आपको सेशन के शुरुआत में बताया था कि तीन चीजें होनी चाहिए, नहीं हो रहा है तो दो चीजों से काम चला लिया जाता है। खाली हमारा काम चलाना था कि भाई हमें ये प्रूफ करना था कि ये होना चाहिए, ऐसा होगा। तो मैं यहाँ दो चीजें मिल गई ना, इतना ही ठीक है। तीसरी जबरदस्ती नहीं कि नहीं लेकर ही आओ, मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो काम चला लो। अतः त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांगसम है या समरूप है त्रिभुज आर टी एस का। ये हो गया प्रूफ। कौन से थ्योरम से? एंगल कसौटी से, क्योंकि दो एंगल आए हैं, दोनों ही एंगल कसौटी से। तीसरा नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, दो ही एंगल मिले हैं, दो एंगल की कसौटी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पर एक बेहद ही नई चीज सीखने को मिली है, जो कि आपको एक तो उभयनिष्ठ शब्द समझने में आया होगा, नया आया है आपके लिए, और उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है, ये भी समझ में आ गया होगा। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर और समझेंगे उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे फिर से कुछ ना कुछ करवा रहा है। अरे सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ करवाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इन्होंने हमसे ये बोला कि आकृति 6.37 में ट्रायंगल ABE और ACD सर्वांगसम है, समरूप हैं, तो दर्शाइए कि ADE और ABC हैं। ठीक है, क्या है? समरूप हैं। पहले तो ट्रायंगल बना लो 6.37। ये हमारे पास में एक फिगर ऐसे दिया गया है और उसके बाद में ये भी दिया गया है इसीलिए तो कहते हैं ये लोग फिगर ना दिया करें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना के देते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं बेचारे। डी और एफ दे दिया गया, डी और ई है सॉरी, और यहाँ पर सी है। ठीक है, ए बी सी और डी ई इन्होंने खुद दिया है। क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी वो क्या है? ट्रायंगल ए डी बी, ए बी ई है सॉरी, ए बी ई वो हमारा ट्रायंगल ए डी सी, हाँ ए सी डी का समरूप है। आपको दिखाना क्या है? आपको प्रूव ये करना है, पीटी ये करना है कि ट्रायंगल ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समरूप है। किसका? ट्रायंगल ए बी सी का। ये प्रूफ करके देना है। ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क है दोस्तों। ये ए बी ई और ए सी डी दिया गया, कहाँ है? ए बी ई, मतलब ये ट्रायंगल हमें दे दिया गया है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में हमें दिया गया ए सी डी मतलब ये वाला। अगर आप ध्यान से समझें तो मैं यहाँ पर एक फिगर काट के दे दूं आपको। क्या ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है ए बी ई, हाँ ऐसे दे दिया गया, फिर ऐसे, और उसके बाद में ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करते करते सारा फिगर बन गया है ई और बी। तो ए बी ई दे दिया, ए बी ई। उसके बाद में ए सी डी दे दिया है, ए सी डी दे दिया है। ये दो ट्रायंगल मैंने आपके सामने काट के रख दिया है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है हमको कि यहां पर मेरे पास में ए डी ई और ए बी सी आना चाहिए। ए डी ई कहाँ है? ए डी ई ये वाला ले लो, ट्रायंगल ए डी ई, और उसके बाद में एक और बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा, ये पूरा आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये दो सर्वांगसम ऑलरेडी हैं, ये दोनों समरूप है। आपको ये समरूप दिखाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसमें ऐसी कोई चीजें हैं जो इसमें दिख रही हो? आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताया जा सकता है। भाई देखो समझो, यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो होगा इसका, वो इसका बराबर होगा, ए बी ए डी के बराबर हो गया। बात को समझना, ये दोनों तो ऑलरेडी हमारे क्या हैं? ये दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? कि भाई ये समरूप है। अब हमें ऐसी चीजें निकाल के रखनी है कि जो इसमें तीन चीजें दिखा दें। तो यहीं से तो तीन चीजें बराबर निकाल के लाओगे, जो कहोगे कि इनमें तीन चीजें बराबर होंगी। अगर ऐसी यहाँ की मिली हुई तीन चीजें यहाँ मिल जाएं तो अच्छी बात है, तब तो प्रूफ हो गया। राइट, तो मैंने एक चीज निकाल ली कि अगर मैं यहाँ ए बी और ए डी को देखूं, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है तो इनके सारी भुजाएं इनके बराबर होंगी। फिर चाहे किसी को भी ले लो, ए बी को ए डी के साथ ले लिया तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि इस ए डी का और इस ए बी का ये बराबर हो जाएगा।
ऐसा कहा जा सकता है, इनका अनुपात निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ भाई ए से लेकर बी और ई तक जब गए थे तो यहाँ पर एक एंगल मिला था, फिर उसके बाद में ए से लेकर सी तक और डी तक जब आए थे तो वहां पर भी एक एंगल मिला था। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है, एंगल ए और एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो क्या वो इसके लिए भी कॉमन होगा, ए बी सी के लिए और ए डी ई के लिए भी बिल्कुल कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा। मतलब यहां पर मुझे एक और चीज मिल गई। बात क्लियर हो गई दोस्तों? बताना जरा, बहुत ध्यान समझ के बताना, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज और कहीं से निकाल लो। और कहां से निकाला जाए, और कुछ आ रहा है समझ में? मुझे तो लगता है कि आप लोग यहां पे ये कह सकते हैं AD का AE के साथ रिलेशन चाहिए क्या। यहां पर मेरे पास में AE आ गया और AC आ जाएगा, A से लेकर E तक AE और AC। बेटा ये कुछ गलत बना था क्या? A से लेकर यहां पे C था ना, AC था और ये D था। हाँ, तो उस बेस पे क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? AB और AC चाहिए था हमें, तो AB मेरा आ जाएगा ये वाला और AC आ जाएगा वो वाला। AB यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद में AD आएगा, ये वाला दोस्तों आएगा। दरअसल ये गलती हो गई है, यहाँ पर मेरा जो नोट करने में प्रॉब्लम हुआ था, ADC बनाना था ना, ACD। हाँ, तो ये वाला जब आया था तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर मिल रही है मुझे AB, इस वाले ट्रायंगल मुझे AB मिल गई। चलो ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ऐसा कुछ है जो मिल रहा हो AD के साथ? बिल्कुल मिल गया। और कुछ मिल रहा है? और कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, मुझे लगता है मिल गया। ये वाली भुजा, AE वाली भुजा इसमें दिख रही होगी, और साथ ही साथ AC वाली भुजा हमें इसमें दिख रही है। मेरे ख्याल से काम चल गया है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर से एक बार मैनेज करवा देता हूं। एक तो मुझे यहां से एंगल मिल गए, ठीक है, एक चीज अच्छी लगी। AB यहां पर है और AB के साथ में ये AB मैंने इसकी ट्विस्ट एंगल की पकड़ ली, और AB के साथ मैंने AD पकड़ ली, AB के साथ मैंने AD पकड़ ली, मतलब ये वाली बराबर आ गई। फिर उसके बाद में मेरे पास में AE मिल गई, ठीक है, यहां पे मार्क कर लो जरा, AE मिल गई जो कि मुझे यहां पर मिलेगी, और उसी के साथ में आपको यहां पर AC मिल गई जो कि इसके साथ मिल गई। बात समझ में आ गई दोस्तों? बहुत बढ़िया सी चीज समझ में आ रही हो तो बोलो यस सर, बढ़िया चीज लगी, अच्छी लगी। क्लियर? अब मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। पहले तो मैंने फिगर समझा, आपको समझाया कि भाई देखो जो चीजें यहां बराबर मिलेंगी वही चीज बराबर यहां दिखा दोगे तो हमें तीन चीजें ही बराबर लेकर आनी पड़ती हैं, राइट। अब जरा समझो, इन्होंने हमसे कहा था चूंकि ट्रायंगल AB और E वाला ABE वो हमारा समरूप है एंगल ट्रायंगल ACD का, राइट। अगर ये समरूप है तो इनके सारी भुजा, सारे के सारे पार्ट जो होंगे इस पार्ट के बराबर होंगे। मैंने कौन कौन से पार्ट्स बराबर लिए हैं जरा उसको समझो। मैंने कहा कि इसका AB ले लो, इसका AB ले लो, और इसके AB को मैंने इसके AD के साथ बराबर दिखा दिया, राइट। इसका AB इसके AD के बराबर दिखा दिया, AB इक्वल टू AD हो गया। ये बात समझ में आ गई? AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा, मैंने इसको इसके साथ दिखा दिया। फिर मैंने ये दिखाया कि AE जो होगा वो बराबर हो जाएगा AC का, मैंने ये भी दिखा दिया। इसका AE ले लिया और इसके AC के बराबर दिखा दिया, दो चीजें मिल गई बराबर। फिर उसके बाद में मैंने ये कह दिया कि एंगल A जो होगा वो एंगल A का होगा, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। आखिर भाई ये बराबर हैं तो हम यही चीजें तो इनकी बराबर दिखा सकते हैं। और कहाँ का? अच्छा, यही क्यों दिखाया? क्योंकि इन्हीं से हमारा काम चलने वाला है। अब यहां पे लिखेंगे, ये चीज कर लिया आपने तो लिखो तो अब ये वाले ट्रायंगल हम कैसे बराबर दिखाएंगे, अब देखते जाना। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। आप जरा यहां पे कॉन्सेप्ट बैठाओ। आप ये कहो कि भाई इस ट्रायंगल का जो AE है, इस ट्रायंगल का AE है वो बराबर आएगा, इस ट्रायंगल का AE वो AC के बराबर हो जाएगा। कहां से आया? समीकरण 2 से लिया, समीकरण 2 से लिया। इस ट्रायंगल का AE इस ट्रायंगल के AC के बराबर दिख गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इस ट्रायंगल का AD ले लो और इस ट्रायंगल का AB ले लो, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो भी हमें कहां से मिल गया? समीकरण 1 से मिल गया।
फिर उसके बाद में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया। कैसे हो गया? उभयनिष्ठ है, ये तो खुद में ही उभयनिष्ठ है। आप चाहे यहां देखो ए से लेकर बी सी तक गए, फिर उसके बाद ए से लेकर डी और ई तक आए, तो आपको ए जो है कॉमन दिखेगा, यहां पर उभयनिष्ठ हो गया जो कि दोनों के पास है, जो कि ये दोनों के पास में। क्या तीन चीजें बराबर दिख गई दोनों त्रिभुजों में? दोनों त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में दोनों चीजों में बराबर दिख गई, यही तो हमें दिखाना था। अतः त्रिभुज ए डी ई वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। कौन सी कसौटी से? दो तो भुजाएं मिल गई, एक कोण मिल गया, तो मैं ये कह सकता हूं भू को भू कसौटी से, या फिर भुजा हो गई साइड, एंगल साइड कसौटी से ये आ जाएगा। चाहे ऐसे एस लिख लो, चाहे भू को भू लिख लो, एक ही बात पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक पल के लिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं कहूंगा आप समझदारी के साथ चलेंगे, जो चीज दी गई है उसी से आप निकाल सकते हैं कि भाई क्या हमें क्यों दिया गया ये, तो ये हमें इसीलिए दिया गया था ताकि आपका आंसर सेट्स बैठ सके। ठीक है, ये जस्ट आपके माइंड की एक्सरसाइज है एक तरीके की, बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये एक तरह का एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे और समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है, नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन पूरा दिया जाएगा, आप आराम से वहां पर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि 4 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, कैसे कैसे दर्शाने हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद शीर्ष लंब क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो एबीसी मैंने आपके सामने एक कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया, सिंपल सा। ठीक है, कैसा भी किसी भी टाइप का आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक त्रिभुज आपको मिल गया, उसके बाद शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाले गए लंब, लंब जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ये बात आपको बहुत पहले से बताई गई होगी, राइट। तो यहां से शीर्ष कौन कौन से? ए से डाल दो, या तो बी से डाल दो, या तो सी से डाल दो। 3 शीर्ष हैं, हमें 2 शीर्ष डालने हैं, क्योंकि इन्होंने कहा शीर्ष लंब ए डी और सीई, मतलब कि ए से लेकर डी तक, तो ए से लेकर डी तक मैंने एक शीर्ष लंब ये बना दिया। ये शीर्ष लंब है, अर्थात यहाँ पे 2 90 डिग्री के एंगल, एक इस तरफ और एक इस तरफ बन जाएगा, लंब है ना इसीलिए। अच्छा, अगली बात, फिर उसके बाद में इनका सीई, यहां से लेकर एक और लाइन डाल दो सीई, ये मैंने ई डाल दी, ये भी क्या है 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। इस तरह का कुछ फिगर कंस्ट्रक्ट कर हो गया है। अब आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ये हमारे होने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये बोलता है, आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ए ई पी ये हमारा समरूप है सीडीपी का, त्रिभुज सीडीपी का। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर ए ई पी कहाँ पर है, ए ई पी, ओके। उसके बाद में बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हाँ, तो ये जो P आ रहा है ये यहां से आ रहा है, P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु था ये P पर था। उसके बाद AEP मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बहुत साफ साफ आपको, AEP। उसके बाद यहां पर हमारे पास में कहां चला गया, AEP के बाद में यहां पर आ गया CDP मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखो। अब इन दोनों ही ट्रायंगल को देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे समरूपता दिखानी है। आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं, दोनों ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखते बताना। क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं, अतः मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर एंगल AEP जो है वो इक्वल होगा एंगल PDC का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री पर है। आखिर भाई ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है। इस ट्रायंगल का मैंने ये वाला एंगल ले लिया जो कि 90 डिग्री पर, इस ट्रायंगल का मैंने ये वाला एंगल ले लिया जो कि 90 डिग्री पर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं यहां पर एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल ऐसे बन रहा है, जो कि ये एंगल इस ट्रायंगल का है, नीचे वाला एंगल इस ट्रायंगल का है। तो मैं ये भी कह सकता हूं एंगल APE इज इक्वल टू एंगल DPC। देखते जाना वहां पर। और ये क्या है, ये है हमारा शीर्षाभिमुख। क्या है, उल्टा है, अपोजिट है, तो इसको हम लोग अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख एंगल बोल सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। उम्मीद करता हूं ये चीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। दूसरी कौन सी चीज, अच्छा 2 चीजें हो गई, तीसरी कौन सी चीज आएगी जरा बता सकते हैं आप?
बताइए, कोई है ऐसी चीज जो आपको यहाँ पर मिल रही हो? एक तो ये एंगल मिल गया, उसके बाद क्या भुजाओं में कोई रिश्ता बनता है, कोई भी संबंध है भुजाओं में? बिल्कुल नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिखता है। आप अगर बता सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद क्या आपको किसी और एंगल में यहाँ पे संबंध दिख रहा है किसी भी तरह का? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मतलब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक और दो ही चीजें यहाँ पर दिख रही हैं जो कि बराबर बताई जा सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं इन्हीं दो के सहारे ही, मैंने क्या कहा था, तीन चीजें होनी चाहिए, नहीं हो रही हैं, जबरदस्ती नहीं है। आप क्या कर सकते हो, दो चीजों के सहारे ही अपना काम चला लो। आप कह सकते हो अतः ट्रायंगल AEP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। कौन सी कसौटी से आ रहा है? दोनों कोण है ना, तो एंगल कसौटी से खत्म हो गई बात। राइट फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन समझिए बिल्कुल इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कहता है ABD और CBE, ABD यस, उसके बाद में CDP या CDE, CB है, हाँ B है, BE है, CBE, ये दोनों ही ट्रायंगल समरूप दिखाने हैं। कैसे आएगा जरा चलिए देखते हैं। आइए, यहां पर ABD कहां पर है? ABD मतलब ये बड़ा वाला। उसके बाद में CBE कहां पर है? CBE मतलब एक ये नीचे वाला और एक ये बड़ा वाला, एक ये नीचे वाला एक ये बड़ा वाला। दोनों ट्रायंगल समझ में आ गए होंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला मुझे तो यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर मैं इस बड़े वाले की बात करूं तो इसमें एक 90 डिग्री है, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें भी एक 90 डिग्री है। मतलब तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एंगल CEB जो होगा इसका, CEB वो इक्वल होगा किसका? ADB का, एंगल ADB का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। राइट फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद है कि ये चीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, और दूसरा एंगल कौन सा अब यहाँ पे बनेगा? यहाँ पर अब मेरे ख्याल से दूसरा एंगल आप कह सकते हो सर ये वाला एंगल। आप ट्रायंगल देखिए पूरे ध्यान से, फिर यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन दोनों में ही ये B जो है आ रहा है। अगर आप यहाँ से CBE पकड़ो तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, वहां से पकड़ो ABD तो भी हमारा B वाला एंगल बन गया। मतलब B वाला जो है वो इस ट्रायंगल में भी काम कर रहा है और इस ट्रायंगल में भी काम कर रहा है। मतलब एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBE का। क्यों? क्योंकि दोनों में काम कर रहा है तो उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल बराबर आएंगे। फिर से वही तीसरी चीज मिलने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा कहां से लगा देना, समांतर है ना उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं, शीर्षाभिमुख भी नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, समरूप होगा ट्रायंगल CBE का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा वाला भी खत्म हो गया। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज में फिर से क्या पूछते हैं? AEP, फिर उसके बाद ADB। देखिए बहुत आसान चीजें हैं, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं ना, फिगर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना पूरी तरीके से, इससे ज्यादा आसान नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो बात को? आगे बताओ, AEP कहाँ दिख रहा है? AEP मतलब यही वाला ट्रायंगल जो अभी थोड़ी देर पहले ले रहे थे, AEP, ठीक है, फिर से आ गया, हाँ बिल्कुल वही ट्रायंगल है। ADB कहाँ पर है? ADB ये वाला, मतलब इस छोटे वाले को ले लो और इसी में ये बड़े वाले को ले लो। बहुत ध्यान से देख के बताओ, अगर मैं इस बड़े वाले की बात करूं तो इसके पास एक 90 डिग्री है, अगर मैं छोटे वाले को बात करूं तो इसके पास ये वाला 90 डिग्री है। मतलब मैं कह सकता हूं एंगल AEP, एंगल AE वाला एंगल लिया है वो मेरा इक्वल होगा एंगल ADB का, एंगल ADB का। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। अब एक और चीज दिखा दो, कुछ क्या दिखा सकते हैं? AEP मैंने दिखा दिया, ADB मैंने दिखा दिया, दोनों ही चीजों में A जो है कॉमन आ रहा है। क्या दिख रहा है? कॉमन। अगर मैं बात करूं कि EAP ले लो, यही वाला छोटा वाला त्रिभुज, फिर मैं बात करूं BAD ले लो तो भी तो मेरा A ही आएगा। मतलब यहां पर मेरा उभयनिष्ठ क्या हो गया है? A हो गया है। तो एंगल B पहले कौन सा लिया था? AEP वाला, तो पहले इसके अकॉर्डिंग ले लो EAP। तो एंगल EAP
इक्वल होगा एंगल BAD का। क्यों होगा? उभयनिष्ठ है। आप बार बार यहाँ पे लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, ये हो गया उभयनिष्ठ। फिर उसी जरिए हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि त्रिभुज AEP इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ADB। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात भी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें बदला नहीं है, देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने कहा है PDC उठा लीजिए। PDC कॉन्ग्रुएंट होगा, किसका कॉन्ग्रुएंट होगा? BEC का। BEC का देख के बताइए। PDC कहां पर है? ये वाला PDC, ये वाला। उसके बाद BEC। BEC मतलब ये बड़ा वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखो PEC में यहाँ पे देखो 90 डिग्री मिल रहा है, तो एंगल PDC इक्वल होगा, इसमें देखो 90 डिग्री E पर मिल रहा है। BEC क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है। और अब इस बार दोनों में C कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, मतलब C कॉमन है। एंगल ECB लगा सकते हो, और एंगल मैंने क्या ले लिया? ECB ले लिया। इस बार PCD ले लो। PCD ये क्यों लगा दिया हमने? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? उभयनिष्ठ है। उसके बाद में आप बता सकते हैं जो भी चीज प्रूफ करनी है। अतः PDC, त्रिभुज PDC कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज BEC का। त्रिभुज BEC का कौन सी कसौटी से? AA कसौटी से। हर बार यही लिखोगे, AA कसौटी। राइट फ्रेंड्स, खत्म हो गई बातें। उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया, पसंद आया तो सेशन को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते जाइए, समझते जाइए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, चलिए। इन्होंने इस बार कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है। अच्छा, बढ़ाई गई भुजा AD। पहले तो समांतर चतुर्भुज देख लो क्या होता है। आपको समांतर चतुर्भुज बनाना आना चाहिए। आयत अगर आपने देखा है तो उसके कोने पकड़कर खींच दो, दो कॉर्नर पकड़कर खींच दो, आपका बन जाता है समांतर चतुर्भुज। कैसे? जैसे कि मैंने ये देखो ऐसे बना दिया, क्या बन गया? A बन गया। उसके बाद यहां ले लो B, ये C, और ये हो गया D। उम्मीद है दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी। एक आयत था, आयत को बस कोने खींचे गए हैं। इसमें इससे ये होता है कि जैसे आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, वैसे ही इसकी भी क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर इन्होंने कहा है AD पर स्थित E एक बिंदु है, और कहा गया बढ़ाई गई भुजा AD बढ़ाई गई है और इस पर एक बिंदु E स्थित है। ठीक है, E स्थित हो गया, और तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है, तथा BE भुजा BE B से लेकर E तक, तो BE भुजा जो है वो CD को यहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है, जो कि F है। ऐसी बात इन्होंने कही है। कुछ फिगर इस तरह से है। BE भुजा, ये BE भुजा डाल दी, CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बात क्लियर हो गई हो तो बोलो यस सर, समझ में आ गया। आगे देखिए, दर्शाना यह है कि ABE और CFB त्रिभुज ABE कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज CFB का। CFB, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। आगे देखते जाओ, ध्यान से देखो ABE कहाँ है? A, B और E, मतलब ये वाला ऊपर वाला पूरा पार्ट जो है लेना है। ठीक है, ये पूरा ABE ये वाला लेकर चलना है। और CFB कहाँ है? C, ये B और ये F। CBF मतलब ये वाला और ये ऊपर का, ये और ये पूरा ध्यान से समझना, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब जरा इनमें कुछ चीजें आपको दिखाई जाए। समांतर चतुर्भुज ही क्यों दिया गया? समांतर चतुर्भुज की एक खास बात यह होती है कि उसके आमने सामने के जो अपोजिट कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बातें समझ में आती हैं। इससे पहले एक और बात बताई थी कि यहां पर आयत है ना,
आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ समांतर भी होती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो क्या है, समांतर भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसकी जो AD होगी वो BC के क्या होगी, समांतर होगी, और AB वाली CD के समांतर होगी। ये सब प्रॉपर्टीज हैं समांतर चतुर्भुज की। क्लियर? चलिए अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम आपको बताते हैं इसमें तीन चीजें बराबर कौन सी दिख रही है। बात को समझते जाना, देखते जाना। सबसे पहले यहां पे लिखोगे चूंकि त्रिभुज ABE में ABE तथा त्रिभुज CFB में, बहुत ध्यान से देखते जाओ, बताते जाना हाँ सर ऐसी चीजें हो सकती हैं। मैंने अभी कहा कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कब? जब ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने कहा कि भाई एंगल EAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCF के। जरा आप बता सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल होगा, और ऊपर वाला त्रिभुज मेरा ये था, ऊपर वाला त्रिभुज ये पूरा लेना था, उसमें से एक एंगल ये था ना, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तीन एंगल थे, तीन में से एक एंगल यहां मिल गया, दूसरा एंगल यहां मिल गया। तो ये मेरे पास में दो एंगल निकल आए। क्यों निकल आए? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज कोण है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का कोण है, इस वजह से ये इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई हो? बोलो यस। ठीक, आगे देखिए। फिर उसके बाद में आपको यहां पर एक थ्योरम मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चंस में बताई थी कि अगर दो भुजाएं समांतर हो, उनको कोई रेखा कट कर रही हो तो अंदर एकांतर कोण बनते हैं। ये वाले कोण जो होते हैं एकांतर कोण होते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि ये रेखा और ये रेखा क्या चल रही है, समांतर चल रही है। ये रेखा और ये रेखा समांतर चल रही है। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि ये रेखा ऐसे और ये रेखा ऐसे जा रही थी, जिसको काटने वाली रेखा ये आ रही थी, तो जिसने B पर काटा और E पर काटा, इस वाली रेखा को, ये जो रेखा है ना, हाँ ऐसा समझो कि ये वाली जो रेखा थी इसको मेरा कहां पे काटा, B पर काटा और F पर काटा। या फिर यूं समझाया जाए, ये इस वाली रेखा के अकॉर्डिंग मत लो दोस्तों, इस वाली रेखा के अकॉर्डिंग लो कि भाई देखो ये वाली जो रेखा थी AD और F वाली जो रेखा थी, नीचे ये वाली कौन सी रेखा थी, BC वाली रेखा। ठीक है, इस रेखा को इसने ऐसे काटा है, ये यहां पर E है, यहां पर क्या है, B है। तो जब दो रेखाएं कट गई तो मतलब यहां पे बनने वाला कोण यहां पे बनने वाले कोण का क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां फील करो, यहां बनने वाला कोण क्या यहां पे बनने वाले कोण का इक्वल होगा? बताओ, क्या यहां बनने वाले कोण का इक्वल होगा? क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है और ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। बस ये उसी वाली थ्योरम से आप लगाओगे कि हमारे पास में एक और कोण मिल चुका है, एंगल AEB इक्वल होगा एंगल CBF का, CBF का। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण लिख दोगे, सब कहानी समझ में आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। आगे देखो, एक कोण ये मिल गया, एक कोण ये मिल गया। ठीक है, अगली बात और समझो, तीसरा कोण, दो कोण मिल गए ना, एक कोण यहां से मिल गया, एक कोण यहां से मिल गया। अब हम लोग और समझते हैं और दूसरा कोण कहां से मिलेगा। क्या और कोई तीसरा कोण है ऐसा जो मिल रहा हो? बताओ मुझे, है ऐसा कोई और कोण? यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कोण और ये कोण तो भाई देखो उभयनिष्ठ बनेगा, लेकिन यहां पर हमें त्रिभुज ये पूरा लेना होता है, राइट? त्रिभुज पूरा लेना होता है जिसमें से ये कोई भी काम का नहीं है। नीचे वाले त्रिभुज के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला त्रिभुज यहां से कैसे ले सकते हैं? ये नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग ये चीज नहीं ले पाएंगे। ऊपर अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो भुजा तो मेरी सिर्फ AD तक जो होगी वो BC के बराबर होगी, तो मतलब मैं भुजा भी नहीं ले सकता। मतलब ये हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ यहां पे दो चीजें ही मुझे मिलने वाली हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दी हैं। तीसरी चीज यहां पे कोई भी नहीं मिल रही है। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो बताओ। ठीक है, आगे देखो, जब मुझे दो ही चीज मिल गई है तो मैं सिर्फ दो चीजों की हेल्प से ये कह सकता हूं, त्रिभुज ABE जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज CFB का, मतलब समरूप होगा। कौन सी कसौटी से? एंगल कसौटी से, राइट फ्रेंड्स? एंगल कसौटी से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो चीजें समझाई गई हैं पूरी तरह से समझ में आई होंगी। इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, करने से ज्यादा समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप लिखने के लिए परेशान मत हो, लिखने के लिए आपको बता दिया जाएगा, ये जैसे ही लिखा गया ऐसे ही लिखना है। और अच्छे से लिखने के लिए आपको डिटेल में एक PDF दिया जाएगा, उस PDF से आप देख कर लिख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? वीडियो के साथ में ही दिया जाएगा।
तो आज हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, जो कि 8 क्वेश्चन करते करते ही पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे बचे हुए 9 to 16 क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, इसलिए आपको नेक्स्ट सेशन का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला पार्ट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। जो कुछ भी आपके क्वेश्चन इस सेशन के लिए बनते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अदर जितने भी सोशल मीडिया है आपके लिए वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप हमारे साथ कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।